नमस्कार मित्रों, मैं एमके वर्मा पैंथर एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने टारगेट को हिट करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे होंगे और आपकी तैयारी झकास चल रही होगी। आज के सेशन में हम लोग भारत के भूगोल की शुरुआत करेंगे और भारत के भूगोल की शुरुआत भारत के एक सामान्य परिचय से शुरू करेंगे। तो आइए हम लोग आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। स्क्रीन पे गणेश जी लगे हुए हैं, इनको नमन करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, स्वामी विवेकानंद जी का एक स्टेटमेंट है, संघर्ष जितना ही कठिन होगा, संघर्ष जितना ही कठिन होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। एकदम सत्य बात है कि आपका संघर्ष जितना ही कठिन होगा, यानी कि जितनी ही मेहनत करनी पड़ेगी आपको अपने लक्ष्य को अचीव करने में, और फिर जब आप अपने लक्ष्य को अचीव कर लेंगे फिर उसके बाद की जो खुशी होगी वो बहुत ही शानदार होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसके साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। भारत एक सामान्य परिचय, यहां से शुरुआत करते हैं। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश का कई नाम है, हमारा देश कई नामों से जाना जाता है। भारत, आर्यावर्त, हिंदुस्तान, इंडिया, इस तरह के कई नाम हमारे देश के हैं। अब आगे हम जानेंगे कि क्या वजह रहे कि हमारे देश का ये सब नाम पड़ा। तो भारत के विभिन्न नाम होने के कारण शॉर्टकट में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए, ऋग्वैदिक काल में एक भरत वंश नाम का एक वंश था जो बहुत ही फेमस था। विद्वानों का मानना है कि संभवतः उसी वंश के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, भरत वंश के नाम पर भारत पड़ा। वायु पुराण में एक स्टोरी का जिक्र है जिसमें बताया गया है कि दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर भारत नाम पड़ा। दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। सही मायने में भारत शब्द जो है, भारत शब्द का उल्लेख पुराणों में ही मिलता है। सबसे पहले पुराण में ही भारत शब्द का जिक्र मिलता है। आर्यों के कारण आर्यावर्त, ऋग्वैदिक काल के बाद आर्यों का आगमन हुआ हमारे देश में, फिर वो पूरे देश पे छा गए, उनका प्रभाव रहा देश पर, इसलिए उनके वजह से इस पूरे भूभाग का नाम आर्यावर्त भी पड़ा। मध्यकालीन अरबी फारसी लेखकों ने इस देश को हिंद या हिंदुस्तान कहा। जब ईरानी और तुर्क लोग ये जब सिंधु नदी की तरफ से इंडिया में प्रवेश करने लगे तो उस समय इनको सिंधु शब्द का उच्चारण करने में ये सा की जगह पे हा का उच्चारण करने लगे। तो इस तरह से सिंधु हिंदू बन गया और धीरे धीरे उसका अपभ्रंश होते होते हिंदुस्तान पड़ गया। तो इस तरह से हमारे देश का नाम हिंदुस्तान पड़ गया। यूनानी लोग जब आए तो इंडिया नाम पड़ गया, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता को इंडस वैली के नाम से भी जाना जाता है, तो शायद उसी वजह से हमारे देश का नाम इंडिया पड़ा। अब आइए अगले क्रम में हम लोग भारत के आकार के बारे में जान लेते हैं कि भारत का आकार कितना है। भारत का आकार, सबसे पहले भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। संपूर्ण पूरे पृथ्वी के भौगोलिक क्षेत्र का 2.4% इंडिया में पड़ता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। इसको जानना चाहिए, क्वेश्चन आता रहता है कि पूरी दुनिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे देश का कौन सा स्थान है, तो 7वां स्थान है। आइए जान लेते हैं कि सबसे बड़ा देश कौन सा है। रूस,
जो कि इस समय काफी चर्चा में है। रूस यूक्रेन पे आक्रमण कर दिया है, तो आने वाले समय में हम लोग इस पर भी वीडियो लाएंगे कि क्या स्थिति बनने वाली है। रूस, सेकंड नंबर पे कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसके बाद चाइना है, ब्राजील है, छठवें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है और सातवें नंबर पर हमारा इंडिया है। वहीं अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए कि हमारे देश का कौन सा क्रम है, तो जनसंख्या की दृष्टि में हम टॉप पर हैं, हम टॉप कर गए हैं। यानी कि चीन के बाद सिर्फ एक ही व्यक्ति है, एक ही देश है जो हमसे आगे है जनसंख्या के मामले में, और हम लोग सेकेंड स्थान पे काबिज हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है एवं संपूर्ण विश्व की 17.5% यानी कि 17.5% जनसंख्या हमारे इंडिया में निवास करती है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है और ऑल ओवर इंडिया का 17.5% जनसंख्या हमारे देश में निवास करती है। ये इससे क्वेश्चन आता है, स्टेटमेंट के रूप में दे देगा कि भारत में पूरी दुनिया की 18.5% या 16.5% जनसंख्या निवास करती है, तो इसको हमें जानना चाहिए, गलत नहीं होगा। 17.5% जनसंख्या पूरी दुनिया का इंडिया में निवास करती है। फिर उसके बाद आगे देखते हैं, भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार। उत्तर से यानी कि ये उत्तर दिशा हो गया, उत्तर और दक्षिण। उत्तर से दक्षिण विस्तार अगर देखा जाए तो 3214 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम विस्तार देखा जाए, इधर पूर्व है, इधर पश्चिम है। अगर यहां से यहां तक का विस्तार देखा जाए तो यह है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। आगे देखिए, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,106.7 किलोमीटर, जो कि स्थलीय सीमा यानी कि यहां से शुरू करेंगे, ऐसे ऐसे लेकर के यहां तक पूरा जो स्थल से टच करता है हमारे देश की सीमा, उसकी लंबाई 15,106.7 किलोमीटर है। अब अगर तटीय सीमा की बात की जाए तो 15,422.6 किलोमीटर। तटीय सीमा ये है जो समुद्र को टच करता हुआ हमारा क्षेत्र एरिया है, ये यहां से लेकर के यहां तक, इसकी लंबाई है 5,422.6 किलोमीटर। अब इसी में अगर सभी द्वीपों को शामिल कर लिया जाए तो कुल तटीय सीमा की लंबाई बढ़ करके 7,516.6 किलोमीटर हो जाएगा। अब सभी तटीय सीमा को शामिल कर लिया जाए मतलब द्वीपों को, जैसे यहां हमारा लक्षद्वीप है, इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसके भी अगर तटीय सीमा को शामिल कर लिया जाए तो पूरी तटीय सीमा की लंबाई बढ़ जाएगी। 5,422.6 किलोमीटर से बढ़ करके 7,516.6 किलोमीटर हो जाएगा। फिर आइए देखते हैं विभिन्न दिशाओं में भारत के दूरस्थ बिंदु। यहां से प्रश्न अक्सर आते रहते हैं, इसको हमें जानना चाहिए। आइए देखते हैं। सबसे पहले सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु सियाचिन ग्लेशियर के निकट, जो सबसे उत्तर का बिंदु है सियाचिन ग्लेशियर के निकट इंदिरा कोल है। इंदिरा कोल यहां पड़ेगा जो कि लद्दाख में है। इंदिरा कोल सबसे उत्तर का बिंदु है। सबसे दक्षिण का बिंदु देखा जाए इंदिरा पॉइंट है, ये ग्रेट निकोबार द्वीप पर पड़ेगा। ग्रेट निकोबार जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप है, उसकी स्थिति कुछ यहां होगी। यहां जो हमारा ये सब अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसमें सबसे साउथ का जो द्वीप है ग्रेट निकोबार, उसी पे है इंदिरा पॉइंट। और इसी इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम पिगमिलियन पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट को पिगमिलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। अब देखा जाए एक क्वेश्चन और बनता है, अगर मुख्य भूमिका सबसे दक्षिणी बिंदु पूछ लेगा तो आंसर चेंज हो जाएगा। मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी के पास केप कैमोरिन है। यहां ध्यान देना है
कि मुख्य भूमिका पूछा जा रहा है या भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछा जा रहा है। अगर सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछा जाएगा तो वो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, लेकिन अगर मुख्य भूमि शामिल है तो वो कन्याकुमारी के पास केप कैमोरिन हो जाएगा, जो तमिलनाडु में पड़ता है, उसकी स्थिति कुछ यहां होगी। अब इसके बाद देखा जाए भारत का सुदूरस्थ पूर्वी बिंदु किबिथु, ये अरुणाचल प्रदेश में है। ये देखिए अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वी बिंदु यहां पड़ेगा, यही किबिथु है जो सबसे पूर्वी बिंदु है भारत का। भारत का सुदूरस्थ पश्चिमी बिंदु गौर माता अथवा गुहार मोती है। गौर माता अथवा गुहार मोती, कहीं कहीं गौर माता मिलता है, कहीं कहीं गुहार मोती मिलता है। ये गुजरात में पड़ता है, ये गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इसकी स्थिति कुछ यहाँ होगी। तो इस प्रकार ये जितने विभिन्न दिशाओं में भारत के दूरस्थ बिंदु हैं, ये हमें जानना चाहिए, इससे क्वेश्चन हमेशा बनते रहते हैं। और एक चीज और है, भारत के जो चारों दिशाओं में राज्य हैं, सबसे पूर्वी राज्य, सबसे पश्चिमी राज्य, सबसे उत्तरी, सबसे दक्षिणी, ये भी जानना चाहिए। यहाँ से भी प्रश्न बनता है, एक बार आईएएस के प्री एग्जाम में पूछ लिया था कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है। बहुत लोगों का सवाल गलत हो गया था उस समय। तो अगर आप मैप ध्यान से देखेंगे तो जान जाएंगे कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है, वही नागालैंड भी रहेगा, मिजोरम भी रहेगा, ये दिया रहेगा। तो हमें मैप अगर बार बार अगर देखेंगे हम तो गलत नहीं होगा। अब आगे देखते हैं भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है। भारत पूरी तरह से उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर देखा जाए तो भारत पूरी तरीके से उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। आइए देखते हैं ग्लोब में हमारे देश की स्थिति कहाँ होगी। ये ग्लोब है, यहां देखिए ये इक्वेटर है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये देखिए 0 डिग्री अक्षांश रेखा ये है, और 0 डिग्री देशांतर रेखा हमारा ये। अब ये दिशा क्योंकि ये उत्तर के लिए उत्तरी ध्रुव की तरफ है, ये दक्षिणी ध्रुव है, और ये पूर्वी दिशा है, ये पश्चिमी दिशा है। तो भारत हमारा यहां है, तो इसकी स्थिति हो जाएगी उत्तर पूर्वी, उत्तर पूर्व। भारत पूरी तरह से उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। गोलार्ध का ये वाला जो हिस्सा है, ये उत्तर पूर्व गोलार्ध कहा जाएगा। अब फिर देखा जाए भारत किस अक्षांश से लेकर के किस अक्षांश तक और किस देशांतर से लेकर के किस देशांतर के बीच अवस्थित है, इसको भी जान लेते हैं। यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। अब 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश कहां से शुरू होगा, यहां से शुरू होगा। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, और ये हो जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये देखिए अक्षांशीय विस्तार भारत का यहां से लेकर के यहां तक है। देशांतरीय विस्तार देख लिया जाए, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से यहां से शुरू होगा। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री इधर का 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। यहां तक फैला हुआ है। अक्षांशीय विस्तार ये है, देशांतरीय विस्तार ये है, ये हमें जानना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ अब देखिए इसके पहले यह देखिए 2 शब्द है, एक अक्षांश और एक देशांतर। अब यही हम लोग अक्षांश और देशांतर के बारे में जान लेते हैं।
क्योंकि आने वाले समय में जब भूगोल और आगे बढ़ेगा तो अक्षांश और देशांतर बार बार आएगा, जिससे हमें कंफ्यूजन ना हो, तो यही हम लोग इसको निपटा देते हैं। अक्षांश रेखाएं देखिए, भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण, विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से, पृथ्वी के सेंटर पॉइंट से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। पृथ्वी के सेंटर पॉइंट से जो मापी गई कोणीय दूरी होता है उसको अक्षांश कहा जाता है। अब देखिए अक्षांश के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अक्षांश रेखाएं पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं होती हैं। अक्षांश रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ऐसा नहीं है कि ये नेचुरल रेखाएं हैं, ये पृथ्वी पर बनी हुई है, ऐसा नहीं है। ये हम लोग अपने अध्ययन की सुविधा को देखते हुए काल्पनिक रेखाओं का निर्माण कर लेते हैं। फिर उसके बाद देखिए अक्षांशों को अंशों, मिनटों एवं सेकंडों में दर्शाया जाता है। जैसा यहां हम लोग देखें हैं, ये देखिए 8 डिग्री 4 मिनट है, 37 डिग्री 6 मिनट है, यानी कि इसको डिग्री यानी अंशों, मिनटों, सेकंडों में दर्शाया जाता है। फिर देखिए पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाले 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा अथवा विषुवत रेखा कहते हैं। जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है उसी को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहा जाता है। ये देखिए ग्लोब में देखिए, ये 0 डिग्री यही है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, यही है विषुवत रेखा, यही है भूमध्य रेखा। ये वही कह रहा है कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाले 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहा जाता है। फिर आगे देखिए भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। यहां देखिए इसमें, ये देखिए भूमध्य रेखा हमारी है, इसके ऊपर का भाग जो है ये है हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध, ये हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध और नीचे हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध, नीचे दक्षिणी गोलार्ध। फिर उसके बाद हम देखते हैं ठीक, हाँ फिर देखिए भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित, भूमध्य रेखा के उत्तर में जो स्थित अक्षांश रेखाएं हैं उनको उत्तरी अक्षांश रेखाएं, और जो भूमध्य रेखा के दक्षिण में है उनको उन अक्षांश रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। भूमध्य रेखा के ऊपर जितनी अक्षांश रेखाएं हैं वो उत्तरी अक्षांश रेखाएं, और जो नीचे हैं वो दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। यदि अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए, अगर अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो उनकी संख्या कितनी होगी इसको जान लिया जाए। अगर 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं तथा दक्षिणी गोलार्ध में भी 89 अक्षांश रेखाएं होंगी। इस प्रकार विषुवत रेखा को शामिल करते हुए कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 89 + 89 + 1 = 179, 179 अक्षांश रेखाएं हो जाएंगी। लेकिन अगर ये जो हमारा बिंदु है, उत्तरी ध्रुव का बिंदु है, फिर दक्षिणी ध्रुव का बिंदु है, अगर इसको भी रेखा मान लें तो 2 बढ़ जाएगा, तो 2 बढ़ जाएगा, यानी कि 179 + 2 और बढ़ जाएगा तो 181। तो कहीं कहीं कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 मिलता है और कहीं कहीं 179 मिलता है। तो ये हमें जानना चाहिए, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। अब आगे देखते हैं कि इन्हीं 2 समानांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। ये देखिए ग्लोब है, ये हमारा विषुवत रेखा है, इसके ऊपर
की अक्षांश रेखाएं, उत्तरी अक्षांश रेखाएं, दक्षिणी अक्षांश रेखाएं। अब इन अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो 111 किलोमीटर होती है और ये हर जगह समान होती है, चाहे उत्तरी गोलार्ध की बात हो और चाहे दक्षिणी गोलार्ध की बात हो, हमेशा अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होगी। ये हमें जानना चाहिए। आगे देखते हैं देशांतर रेखाएं। अक्षांश रेखाओं के बारे में हम जान गए, अब देखते हैं देशांतर रेखाओं के बारे में। थोड़ा ये जान लें जिससे अगर देशांतर रेखाओं के बारे में पूछा जाए तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। पहला, भूमध्य भूपृष्ठ पर उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती हैं उनको देशांतर रेखाएं कहा जाता है। और उसी में जो 0 डिग्री की देशांतर रेखा होती है उसको प्रधान यामोत्तर रेखा कहा जाता है। यह रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है, इसे 0 डिग्री देशांतर रेखा कहा जाता है। आइए ग्लोब में एक बार देख लेते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये देखिए यही है 0 डिग्री देशांतर रेखा, यही है प्रधान यामोत्तर रेखा। प्रधान यामोत्तर रेखा या लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर के जाती है। फिर देखिए, प्रधान यामोत्तर रेखा के पूर्व एवं पश्चिम में उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। यानी कि ये सब उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को जो रेखाएं मिलाई जा रही हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सब रेखाएं देशांतर रेखाएं कही जाएंगी। और जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, प्रधान यामोत्तर रेखा है, उसके पूर्व की जो देशांतर रेखा है वो पूर्वी देशांतर रेखा है और पश्चिम की जो देशांतर रेखा है वो पश्चिमी देशांतर रेखाएं कही जाएंगी। अब देखिए, ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर, अब ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर अगर बढ़ा जाए, बढ़ने पर देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी बढ़ती जाती है। ये देखिए, अगर हम ध्रुवों से चलें और विषुवत रेखा की तरफ आए तो जैसे जैसे आएंगे तो इनके बीच की ये जो दूरी है, ये जो दूरी है देखिए ये बढ़ते जा रही है और विषुवत रेखा पे आकर के मैक्सिमाइज हो जाती है, ये दूरी सर्वाधिक हो जाती है। इसी कारण से देशांतर रेखाएं परस्पर समानांतर नहीं होती हैं। फिर कह रहा है कि विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम दूरी 111.33 किलोमीटर होती है। विषुवत रेखा पर अगर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी देखी जाए तो वो 111.33 किलोमीटर होती है। और देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरा कहा जाता है, गोरे कहा जाता है। और एक चीज और जान लिया जाए, अगर देखा जाए कि देशांतर रेखाओं की कुल कितनी संख्या होती है, कुल देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं, इसको ग्लोब से देख लेते हैं। ये होगी देशांतर रेखाएं, सब देशांतर रेखाएं बनी हुई हैं, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं। अगर 1 डिग्री के अंतराल पे इनको बनाया जाए तो कुल 360 देशांतर रेखाएं बनेंगी। 360 देशांतर रेखाएं होंगी, कुल 360 देशांतर रेखाएं। तो इस प्रकार से हमारा अक्षांश और देशांतर के बारे में जो है मैटर समाप्त हुआ। अब हम जानते हैं कि इतने से हमारा जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आगे हमको कोई कठिनाई नहीं होगी। अब देखिए लास्ट में है जयशंकर प्रसाद जी का एक कुछ पंक्तियां हैं, इसको जान लेते हैं, काफी मोटिवेशनल हैं। वह पथ क्या, वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल ना हो। बिल्कुल सत्य बात है। अगर पथ में कोई बाधा नहीं होगी तो हमको उस पर चलने में आनंद नहीं आएगा। और पथिक की कुशलता भी कोई मायने नहीं रखती है अगर उस पर बाधा ना हो। अगर बाधाएं हैं, फिर बाधाओं को हम लोग तोड़ते फोड़ते रौंदते हुए अगर अपने टारगेट को हिट करते हैं तब फिर जान लीजिए कि जीतने का जश्न कुछ अलग ही होगा। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो।
अगर नाविक को धाराओं की दिशा में अगर नाव चलानी है, शांत जल में नाव चलानी है, तो फिर उसकी धैर्य परीक्षा क्या कहा जाएगी? उसका कोई मायने नहीं रखेगा। अगर धाराएं प्रतिकूल हैं तभी नाव चलाने वाले की तारीफ होगी और नाविक की धैर्य परीक्षा की वास्तविक परीक्षा हो पाएगी। तो इन बातों के साथ हम लोग जो है आज का ये सेशन समाप्त करते हैं। और लास्ट में एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर हमारे द्वारा प्रोवाइड कराई गई जानकारी से अगर आपको लगे कि आपकी जानकारी में वृद्धि होने वाली है या वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे आपको आने वाले समस्त वीडियोस की जानकारी शीघ्र मिल सके। और जाते जाते एक बात कहना चाहता हूं कि आप लोग अपने लक्ष्य पर निरंतर डटे रहें और जब भी आपको लगे कि मैं डगमगा रहा हूं तो आप आई कैन डू इट 3-4 बार मन में कहिए। निश्चित है आपकी एनर्जी बूस्ट हो चुकी होगी और अपने लक्ष्य को हिट करने के लिए, अपने टारगेट को हिट करने के लिए एक बार फिर आप एनर्जेटिक हो जाएंगे। धन्यवाद।